इसकी जो मेन हेडिंग है वो क्या है, होम्योस्टेसिस। अब देखें, जब भी कोई टर्म आप पढ़ते हो, किसी भी टर्म को जब आप पढ़ते हो, मिसाल के तौर पे आप होम्योस्टेसिस पढ़ रहे हो, तो किसी भी टर्म में आप तीन चीजों पर फोकस होता है आपका, व्हाट, व्हाई, हाउ। यानी इन तीन पर आपने फोकस करना होता है जब भी किसी चीज के बारे में पढ़ रहे होते हो। व्हाट में क्या आ जाता है, व्हाट में आ जाती है डेफिनेशन। कोई भी एक टर्म है तो व्हाट में क्या आप दोगे, उसकी डेफिनेशन, यानी है क्या, डेफिनेशन में उसके बारे में आपको पता लगता है वो है क्या। वाई में क्या आ जाता है, वाई में आ जाता है उसकी इम्पोर्टेंस, होता क्यों है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सही। और हाउ में क्या आ जाता है, हाउ में एक प्रोसेस आ जाता है, वो किस प्रोसेस के तहत होती है चीज। जैसे अब होम्योस्टेसिस है, तो होम्योस्टेसिस में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज होम्योस्टेसिस। यानी जब मैं व्हाट इज होम्योस्टेसिस बताऊंगा तो इसका मतलब मैं इसकी डेफिनेशंस पे फोकस करूंगा। फिर मैं वाई, होम्योस्टेसिस होती क्यों है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे इसकी इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी। और हाउ कैसे होती है, तो इसका मतलब मैं एक प्रोसेस बताऊंगा जिसके तहत ये होम्योस्टेसिस होती है। तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं किसकी तरफ, हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, ये होम्योस्टेसिस है क्या। तो होम्योस्टेसिस की जो टर्म है, जो लफ्ज है होम्योस्टेसिस, होम्यो का मतलब सेम, स्टेसिस में थे कि स्ट्रेट। तो होम्योस्टेसिस का टर्म सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था जिस साइंटिस्ट ने, वो कौन सा साइंटिस्ट था, उसका नाम जो आपकी बुक बता रही है वो था वॉल्टर बी कैमोन। कैमोन जो है ये क्या था, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने सबसे पहले टर्म इस्तेमाल की थी किसकी, होम्योस्टेसिस। अब इसने होम्योस्टेसिस को कैसे डिफाइन किया, अभी तो हम और भी सिंपल तरीके से हम होम्योस्टेसिस को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसने होम्योस्टेसिस को कैसे डिफाइन किया था। इसने कहा था कि अगर हम इसकी डेफिनेशंस को मैं पॉइंट्स में थोड़ा तोड़ दूं इनको, तो इसने जो डेफिनेशन दी थी, तो इसने कहा होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। होम्योस्टेसिस क्या है, एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है। मिसाल के तौर पे आपकी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होती है, वो एक नॉर्मल लेवल में रहती है, ना बढ़ती है ना ज्यादा होती है। यानी आपकी बॉडी का अंदर ही का एक मैकेनिज्म है जो ग्लूकोज को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ना बढ़ने देना एक नॉर्मल लिमिट से, ना कम होने देना। इसी तरीके से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, उसे कोई बाहर से कोई चीज मेंटेन नहीं कर रही, आपकी बॉडी के अंदर ही एक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है जो क्या कर रहा है, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। तो होम्योस्टेसिस के बारे में पहले क्या कह रहा है कि होम्योस्टेसिस एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है या सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है। और इस मैकेनिज्म में क्या होता है, बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन स्टेबिलिटी। और इसी सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस की वजह से जो हमारा लिविंग सिस्टम है उसमें क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। अब मिसाल के तौर पे देखो, होम्योस्टेसिस की वजह से आपका ग्लूकोज का लेवल क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। टेम्परेचर का लेवल क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। पीएच का लेवल क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ब्लड प्रेशर का लेवल क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। वाटर का लेवल क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। यानी होम्योस्टेसिस एक सेल्फ रेगुलेटिंग, यानी बॉडी के अंदर ही एक रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है जो क्या करता है, हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर क्या लेकर आता है, स्टेबिलिटी लेकर आता है, चीजों को स्टेबल रखता है। और ये स्टेबिलिटी किस चीज में हेल्प करती है, एडजस्टिंग टू द चेंजिंग कंडीशन। ये चेंजिंग कंडीशन में एडजस्ट करने में, उसको अडॉप्ट करने में, जो एडजस्ट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। अब मिसाल के तौर पे चेंजिंग कंडीशन की अगर मैं बात बताऊं, तो चेंजिंग कंडीशन को मैं ऐसे ले सकता हूं कि मिसाल के तौर पे अभी जब सर्दियां थी, तो सर्दियों में टेम्परेचर कम था, सर्दियों में टेम्परेचर कम हो गया था, तो सर्दियों में टेम्परेचर जो है वो कितना था, मिसाल के तौर पे कभी 10 डिग्री सेल्सियस था, कभी 20 था। लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना था, 37। यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है, लेकिन आपका जो होम्योस्टेसिस है वो क्या रख रहा है, बॉडी का टेम्परेचर को 37 ही रख रहा है। अब सर्दियां आ जाए, अब गर्मी आएंगी तो टेम्परेचर तो ये 40 तक भी जा सकता है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो इसको क्या रखेगा, 37 पर ही रखेगा। तो मतलब ये एडजस्ट करने में हेल्प करता है हमारी किसमें, चेंजिंग कंडीशन, यानी हमारी एक्सटर्नल कंडीशन चेंज होती रहती है। कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। कभी हम अपने खाने में शुगर ज़्यादा ले लेते हैं, कभी कम ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी बॉडी में शुगर कम हो जाएगी, कम खाने से, बहुत ज़्यादा खाने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बॉडी उसको एक हद तक मेंटेन रखती है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, उस डेफिनेशन की, जो डिस्क्रिप्शन की हमने बात कर ली। जो किसने डिस्क्राइब किया था, जो डिस्क्राइब किया था इसने वॉल्टर बी कैनोन जो है,
कैमनॉम ने जो इसको डिस्क्राइब किया था, इसको हमने जो है वो इसके पॉइंट्स देख लिया। सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है, और इसके अंदर स्टेबिलिटी आती है लिविंग बायोलॉजिकल सिस्टम में, और इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने में हेल्प करता है। सिंपली अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिंपली जो है वो इसको डिफाइन करूं होम्योस्टेसिस को, तो होम्योस्टेसिस को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, जस्ट सिंपली मेंटेनेंस ऑफ, सिंपली मेंटेनेंस ऑफ बॉडी इंटरनल कंडीशन और इन्वायरमेंट। यानी बॉडी की इंटरनल कंडीशन और इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने का जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं, उसको मेंटेन रखने का जो प्रोसेस है उसको हम होम्योस्टेसिस कह रहे हैं। मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, बॉडी इन्वायरमेंट। यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर तब्दीली आ गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अंदर की इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाए, उसी उसको एडजस्ट करना है, और यही एडजस्टमेंट क्या है, ये है होम्योस्टेसिस। अगर मैं इंटरनल कंडीशंस की बात करूं, कि वो हमारी कौन सी इंटरनल कंडीशन होती हैं, अगर मैं बात करूं कि वो कौन सी इंटरनल कंडीशन होती हैं जो हमारी बॉडी में रेगुलेट होती हैं, मेंटेन होती हैं। एक तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होके रहता है, बॉडी के अंदर पीएच हमारी मेंटेन होके रहती है। अब एंजाइम्स एक मखसूस पीएच पर काम करते हैं, जो उसकी क्या कहते हैं, अगर एसिडिक एंजाइम है, एसिडिक पीएच पे काम करने वाला एंजाइम, जैसे स्टमक में हम एसिडिक पीएच मेंटेन रहेगी। जो जो बेसिक पर काम करने वाला है वहाँ पर बेसिक पीएच मेंटेन रहती है। ब्लड न्यूट्रल है तो ब्लड के अंदर न्यूट्रल पीएच मेंटेन रहती है। तो इसकी पीएच का मेंटेन होना भी क्या है, ये भी होम्योस्टेसिस है। इसी तरह ग्लूकोज हमारी बॉडी में मेंटेन रहता है। जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये भी मेंटेन होती है। मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, ये भी बॉडी से बाहर निकलते हैं, ये भी होम्योस्टेसिस है। वाटर बॉडी में मेंटेन रहता है। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे पास, ब्लड प्रेशर है, ये सब इंटरनल कंडीशन है जिनको मेंटेन कौन करके रखता है, जिनको मेंटेन करके रखता है बेसिकली जो है वो होम्योस्टेसिस। ये कुछ बात कर ली हमने होम्योस्टेसिस की इंट्रोडक्शन। अब होम्योस्टेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। होम्योस्टेसिस इज एसेंशियल फॉर फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। होम्योस्टेसिस किसके लिए जरूरी है, लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए। अगर मिसाल के तौर पे आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बाहर का 40 हो रहा है, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी 40 हो गया, तो आपकी लाइफ कंटिन्यू रहेगी? क्या 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमारे एंजाइम काम करेंगे? हमारे एंजाइम काम करेंगे नहीं। आप रोजा रखते हो तो उसमें आपने ग्लूकोज, आज ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं खाई, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज स्टोर भी नहीं है, तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो मतलब ये है कि लाइफ की जो कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन करने के लिए किसकी जरूरत है, होम्योस्टेसिस की जरूरत है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबिलिटी ऑफ बॉडी फंक्शन अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। यानी बॉडी जो है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अपने क्या करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसमें भी अपने फंक्शन परफॉर्म करेगी, लो टेम्परेचर होगा तो उसमें भी अपने फंक्शन परफॉर्म करेगी। किसकी वजह से, होम्योस्टेसिस की वजह से। एनवायरनमेंट की बात करें तो दो तरह की इन्वायरमेंट होती है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है और एक होती है इंटरनल इन्वायरमेंट। अब देखिए मिसाल के तौर पे, अगर मैं कहता हूं कि ये, मिसाल के तौर पे एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में अगर मैं बात करूं, ये एक ह्यूमन बॉडी है। अब इस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कुछ भी है, अंदर जो कुछ भी है कौन सी इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट। और बाहर जो कुछ भी है वो कौन सी इन्वायरमेंट है, वो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो, उसमें वेरिएबल कंडीशन होती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कंडीशन कैसी होती है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब मॉडरेट भी हो सकती हैं और एक्सट्रीम भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास बाहर टेम्परेचर है 27 तक है, 28 तक है, 30, ये मॉडरेट है। लेकिन ये ज़्यादा भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, ये बहुत कम भी हो सकता है, 10 पर भी जा सकता है। तो मतलब ये कि जो बाहर वाली एक्सटर्नल कंडीशन होती है वो मॉडरेट भी हो सकती हैं और क्या हो सकती हैं, एक्सट्रीम भी हो सकती हैं। कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है, कहीं पर पानी बिल्कुल कम मिल रहा है, और कहीं पर नॉर्मल मिल रहा है। तो ये मॉडरेट
भी हो सकती हैं और एक्सट्रीम भी हो सकती हैं। जबकि इंटरनल जो कंडीशन होती है उसकी एक सूटेबल लिमिट होती है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 ही होगा, वाटर का भी एक नॉर्मल लिमिट होगी। तो एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट में एक फर्क तो ये है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो वेरिएबल हो सकती है, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होती है, एक सूटेबल इसकी लिमिट होती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक्वेटिक इन्वायरमेंट भी आ सकती है, पानी मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, कुछ जो है वो टेरेस्ट्रियल में रहते हैं, जो लैंड है वो टेरेस्ट्रियल है। जबकि अगर हम इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें तो इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाता है, बॉडी फ्लूइड आ जाते हैं। बॉडी फ्लूइड में जैसे ब्लड आ जाएगा, आपका ब्लड क्या है, बॉडी फ्लूइड है। इसके अलावा आपका लिम्फ जो है, आपने पढ़ा होगा, लिम्फ जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करता है, वो क्या है, वो आपका बॉडी फ्लूइड है। इसी तरह आपके टिश्यूज आ गए, स्किन के टिश्यू हो गए, और टिश्यू मिलके आपको पता है ऑर्गन बना लेते हैं। हमारा ये जो स्टमक है, हमारे जो लिवर है, ये सब क्या है, ऑर्गन है। और ये ऑर्गन मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरा एक ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सब चीजें जो है वो बॉडी फ्लूइड, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ये किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर, ये आ जाते हैं। ये थोड़ा सा हमने डिफरेंस देखा था एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। अच्छा, बात अगर करें एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, यानी होम्योस्टेसिस आपको कितनी शक्लों में नजर आता है, तो होम्योस्टेसिस के तीन एस्पेक्ट्स हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन बेसिकली क्या है, मेंटेनेंस ऑफ या रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलैरिटी। अब ऑस्मोलैरिटी किसको कहते हैं, हमारी बॉडी में वाटर प्लस मिनरल्स, मिनरल्स कह लो या सॉल्ट, हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट या मिनरल्स का जो मेंटेन होने का, जो रेगुलेट होने का जो प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। यानी वाटर, सिंपली यू कैन से दैट द रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन अवर बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। एंड व्हाट इज एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजिनस वेस्ट। वैसे तो जो भी हार्मफुल वेस्ट है बॉडी से निकलेंगे वो एक्सक्रीशन है, लेकिन ज्यादातर जो मोस्ट हार्मफुल नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, वो ज्यादा हार्मफुल जो हमारी बॉडी के लिए होते हैं वो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। और स्पेशली जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट। और नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से पास आउट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक्सक्रीशन। थर्मोरेगुलेशन क्या है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना जो है वो क्या कहलाता है, वो सूटेबल टेम्परेचर जो होगा उसको मेंटेन रखना, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे थर्मो रेगुलेशन। असल में तो इस चैप्टर में हमने इन्हीं एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करना होगा। ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे, एनिमल्स में एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे, और थर्मो रेगुलेशन। चलिए अगर हम बात करें कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स कह लूँ या एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, तो कंपोनेंट्स कितने होते हैं होम्योस्टेसिस, तीन कंपोनेंट्स होते हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। अब देखो रिसेप्टर्स क्या है, मिसाल के तौर पे हमारे बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। बाहर का कितना हो गया, 40 हो गया। जब 40 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर हुआ है तो अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, से फॉर एग्जाम्पल अंदर का 38 हो गया। अब हमारे जो रिसेप्टर्स हैं स्किन के ऊपर, स्किन के ऊपर क्या है, ये रिसेप्टर्स हैं, हमारी स्किन के ऊपर क्या लगे हुए हैं, थर्मो रिसेप्टर। ये रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे, रिसेप्टर का काम क्या है, डिटेक्ट करना, डिटेक्ट चेंज। यानी जब भी कोई चेंज आएगा, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आए चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट में, उसको डिटेक्ट कौन करेगा, रिसेप्टर। रिसेप्टर न्यूरॉन के जरिए जो है वो कनेक्ट होकर कहाँ पर ये मैसेज कहाँ लेके जाते हैं, ब्रेन के पास। कहाँ पर लेके चले गए, ब्रेन के पास। ब्रेन मतलब सेंट्रल, ब्रेन और ये स्पाइनल कोड, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो कंट्रोल सेंटर है उसमें क्या आ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी रिसेप्टर से मैसेज गया कि बाहर टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, किसकी तरफ, आपके ब्रेन, स्पाइनल कोड और ब्रेन की तरफ। इसको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे कंट्रोल सेंटर। वैसे हमारा मेन कंट्रोल सेंटर ब्रेन है, लेकिन कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे भी होते हैं जिनमें स्पाइनल कोड से भी जो है वो कंट्रोल होता है। तो कंट्रोल सेंटर में हम इस वक्त सीएनएस को ले लेते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कोड। अब इफेक्टर क्या है, अब ये ब्रेन जो है वो मैसेज देगा आपके किसके, आपके जो है वो सॉइड ग्लैंड को, पसीना रिलीज करने वाले ग्लैंड को। और वो क्या करेगा, पसीना आपकी शुरू हो जाएगा निकलना, स्वेटिंग शुरू हो जाएगी। और जब आपकी स्वेटिंग होगी तो जो टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ा था, बढ़ रहा है, वो स्वेटिंग के जरिए, वो जो हीट होगी आपकी बॉडी का, वो स्वेटिंग के जरिए बॉडी से पास आउट होगी।
यानी जो हीट बढ़ रही है बॉडी के अंदर वो स्वेटिंग के जरिए बॉडी से निकल रही होगी, और दोबारा बॉडी का टेम्परेचर कितना मेंटेन हो रहा होगा, 37। तो मतलब ये कि हमारे पास जो होम्योस्टेसिस के जो कंपोनेंट्स हैं वो तीन हैं। एक तो रिसेप्टर, रिसेप्टर ने क्या किया, डिटेक्ट किया चेंज को, कोई भी चेंज आया उसको डिटेक्ट कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया टेम्परेचर बढ़ गया। मैसेज किसको दिया इसने, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या इसको आप कह लो कंट्रोल सेंटर को मैसेज दे दिया। कंट्रोल सेंटर ने किसको मैसेज दिया, इफेक्टर को, और इफेक्टर ने क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया। अब इफेक्टर याद रखना, दो हमारे पास इफेक्टर दो तरह के होते हैं, एक ग्लैंड रिसेप्टर रिसेप्टर्स होते हैं, और हमारे एक रिसेप्टर जो हैं वो दूसरे क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। ग्लैंड जो रिस्पॉन्स देते हैं वो सिक्रीशंस के जरिए देते हैं, कैसे देते हैं, सिक्रीशन के जरिए। और मसल जो रिस्पॉन्स देते हैं वो किसके जरिए देते हैं, मूवमेंट के जरिए। अभी मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। अब देखो, जैसे अभी हमने कहा था कि यहाँ पर जो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो स्वेट ग्लैंड थे, ये रिसेप्टर्स थे, ये इफेक्टर थे, इन्होंने रिस्पॉन्स कैसे दिया था, पसीना रिलीज करके, मतलब सिक्रीशंस के जरिए दिया था। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल जो रिसेप्टर्स हैं वो जाके मैसेज देंगे ब्रेन को कि भाई क्या हो गया है, कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है। ब्रेन मैसेज देगा पेनक्रियाज को, पेनक्रियाज की तरफ मैसेज, हाइपोथैलेमस से जिस तरह भी आगे पेनक्रियाज को मैसेज जाएगा, और पेनक्रियाज क्या रिलीज कर देंगे, इंसुलिन। तो यहाँ पर इफेक्टर कौन है, पेनक्रियाज, और उन्होंने रिलीज क्या किया, इंसुलिन। तो यानी जो ग्लैंड्स हैं, पेनक्रियाज भी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है और एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो अब ये ग्लैंड है, ये काम कैसे कर रहा है, ये काम कर रहा है बेसिकली किस तरीके से, ये काम कर रहा है बेसिकली जो है वो सिक्रीशंस के जरिए। इसी तरीके से जब हमारा ब्लड प्रेशर, अगर हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ड्रॉप हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो हमारी ब्लड वेसल्स, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं वेजो कॉन्ट्रैक्शन। अब आपकी ये जो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो ये किसकी, ये एक मोमेंट है, इस वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना। अब हमारी ब्लड वेसल्स में जो मसल्स होते हैं वो कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो। मिसाल के तौर पर आप कोई खतरनाक किस्म का जानवर देखते हो, तो आपकी आंखों से मैसेज गया आपके ब्रेन में, और ब्रेन ने मैसेज दिया आपके टांगों के मसल्स को। तो टांगों के मसल्स ने जो रिस्पॉन्स दिया वो कैसे दिया, मूवमेंट के जरिए रिस्पॉन्स दिया, कि वहां से जो है वो मूवमेंट शो की। यहाँ तक मेरी बात अगर आपको समझ आई है तो आप जो है वो, यहाँ तक मैंने आपको बताया, अब आगे चलेंगे। इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो करो, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो करो, आगे हम फीडबैक सिस्टम की तरफ चलेंगे। स्क्रीनशॉट्स इसके ले लीजिएगा, इनकी तस्वीर ले लीजिएगा जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो करें। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें क्यों, देखता हूँ क्वेश्चन आ गया। क्लियर है, क्लियर है, चलो सही, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं फीडबैक सिस्टम की। देखो कभी कभी आपने ना एंकर को भी सुना होगा टीवी पर, वो कहते हैं हमें आपके फीडबैक की जरूरत है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे अब एक फीडबैक लेता हूँ कि मैं इसको जो बोल रहा हूँ, जैसे कहते हैं मुझे क्लास कोर्स खत्म कराना है तो मैं बड़े जल्दी बोल रहा होता हूँ, तो अब मैं आपसे फीडबैक लूंगा, तो आप कहोगे नहीं आप ना सही बोल रहे हो। तो फिर मैं क्या करूंगा, मुझे एक पॉजिटिव फीडबैक आया है, यानी मैं ऐसे ही चलूँ, इसी को कंटिन्यू करूँ, इसी को इसी तरह से बढ़ाता रहूँ। ये कौन सा फीडबैक आ गया, पॉजिटिव फीडबैक आ गया। लेकिन मैं अगर कहूँ आपको कि आपको कि नहीं आप सर बहुत जल्दी बोल रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सा फीडबैक आया, नेगेटिव फीडबैक है। फिर मैं बैलेंस करूंगा, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो कह रहा है कि इसी तरीके से हमारा जो होम्योस्टेसिस होता है उसमें एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है। हमारे होम्योस्टेसिस में क्या होता है, एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है, और उसी चेक एंड बैलेंस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। अब मिसाल के तौर पे आप इधर देखो, मैं अगर आपको वही वाली तीन कंपोनेंट्स की एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपकी बॉडी का टेम्परेचर था 37, सही, नॉर्मल 37।
अब बाहर थोड़ी हीट हुई या कोई दूसरा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर 39 हुआ, तो अब आपकी बॉडी के जो रिसेप्टर्स थे, इंटरनल रिसेप्टर होंगे या जो एक्सटर्नल रिसेप्टर है, बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है अंदर का भी बढ़ा, तो रिसेप्टर ने फौरन मैसेज किसको दिया, ये चेक कर लिया, सबसे पहले चेक किया है। चेक करने के बाद रिसेप्टर ने मैसेज किसको दिया, ब्रेन को। और ब्रेन ने मैसेज किसको दिया, इफेक्टर को। इफेक्टर ने पसीने के साथ ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर बढ़ा था, ये आपके स्वेटिंग के साथ रिलीज करा दिया। और दोबारा इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, 37 कर दिया। तो क्या हुआ, ये पहले चीज एक चेक हुई है, और चेक होने के बाद वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फीडबैक सिस्टम। और फीडबैक सिस्टम में वो जो होम्योस्टेसिस के 3 कंपोनेंट है ना, रिसेप्टर, इफेक्ट जो है वो कंट्रोल सेंटर, और तीसरा क्या था, इफेक्टर, ये तीनों जो है वो काम करते हैं किसके अंदर, बेसिकली काम करते हैं फीडबैक सिस्टम के अंदर। अब अगर हम बात करें इसकी जो है वो, जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स आर सेंसरी ऑर्गन दैट आर न्यूरोलॉजिकली कनेक्टेड विद नर्वस सिस्टम। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं। जैसे हमारी स्किन है, ये एक सेंसरी ऑर्गन है, इसमें 5 डिफरेंट सेंसेस के क्या लगे हुए हैं, रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। और ये रिसेप्टर्स जो है वो बेसिकली कहाँ डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, ये डायरेक्ट न्यूरॉन के जरिए कनेक्ट होते हैं, किससे, हमारे ब्रेन से। तो हमारी आंखें इसमें देखने के रिसेप्टर्स हैं, और ये भी न्यूरॉन के जरिए कहाँ पर कनेक्टेड हैं, ये कनेक्टेड हैं ब्रेन से। हमारी नोज जो है उसमें ऑल्फैक्टरी, सूंघने के रिसेप्टर्स हैं, और ये ब्रेन के जरिए कनेक्ट हैं, न्यूरॉन के जरिए कनेक्ट हैं, किससे, हमारे ब्रेन से। तो आपकी बुक भी यही कह रही है कि रिसेप्टर्स आर सेंसरी ऑर्गन्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, डेटा न्यूरोलॉजिकली कनेक्टेड विद नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम से, यानी ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से अटैच है। ये आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनके साथ क्या है, ये अटैच है। Detect any external or internal environmental change and send message to सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का चेंज मैंने आपको बताया, टेम्परेचर का ज़्यादा होना। इंटरनल एनवायरनमेंट का मैंने आपको चेंज बताया, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का बढ़ जाना। ये दोनों चेंज जब आएंगे, तो आपका ये जो रिसेप्टर्स होगा, ये मैसेज किसको देगा, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी आपके स्पाइनल कोड, और वहां से जाएगा ये ब्रेन। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसाइड करेगा करना क्या है। डिसीजन का काम कौन करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक डिसीजन लेगा, और फिर वो मैसेज किसको देगा, इफेक्टर को। और इफेक्टर क्या देगा, उसका जो है वो रिस्पॉन्स देगा, जिससे वो चीज़ किस में आ जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो ये था एक फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये 2 टाइप के फीडबैक जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक ही हैं क्या। तो देखो, पॉजिटिव फीडबैक कंसर्न विद द इंक्रीज, यानी पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी एक चीज बढ़ रही है उसको मजीद बढ़ा दो, एक चीज कम हो रही है उसको मजीद कम कर दो। तो ये फीडबैक क्या कहलाएगा, ये फीडबैक कहलाएगा पॉजिटिव फीडबैक। अभी हम इसकी एग्जांपल को जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो मतलब ये मतलब इंक्रीज करता है, इंटेंसीफायर करता है। यानी इंटेंसीफायर मतलब जो भी चेंज आ रहा है उसको क्या करेगा, इंटेंसीफायर करेगा, उसको मजीद बढ़ाएगा। मिसाल के तौर पे अगर से फॉर एग्जांपल अगर फीवर में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और मजीद बॉडी उसको बढ़ा रही है, इंटेंसीफाई कर रही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, कंसर्न विद बैलेंस। और नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, बैलेंस रखता है। यानी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको कम करके नॉर्मल पे लेकर आएगा, और अगर कम हो रहा है तो उसको ज्यादा करके कहाँ लेकर आएगा, नॉर्मल पर। ये काम कौन करता है, ये काम करता है नेगेटिव फीडबैक। ब्रिंग बॉडी बैक टू द नॉर्मल स्टेट, यानी ये बॉडी को किस पर लेकर आता है, नॉर्मल स्टेट पर, और ये बढ़ाता है। अब इसकी एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक की, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ एग्जांपल दूं, ब्लड क्लॉटिंग, तो समझेंगे हम आगे। ब्लड क्लॉटिंग जो है वो, ये बेसिकली क्या है, ये एक पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल है। फीवर आ जाता है, फीवर भी पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें जो है वो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन होता है, ग्लूकोज लेवल जो मेंटेन होता है जब हम ज़्यादा चॉकलेट या मिठाई खा लेते हैं, तो ये कौन सा फीडबैक है, ये है नेगेटिव फीडबैक। चलिए पहले बात कर लेते हैं किसकी, पहले देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पॉजिटिव फीडबैक पहले समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। अब देखें,
पॉजिटिव फीडबैक की मैं एग्जांपल कुछ इस तरह से आपको दूंगा। जब हमारा टिश्यू कोई इंजरी हो जाती है, जब हमारे टिश्यू की कोई इंजरी हो जाती है, उसके बाद फिर क्या होती है, वहां से ब्लीडिंग होती है। अब मिसाल के तौर पे ये मेरी स्किन थी, मेरी स्किन यहाँ से इंजर्ड हो गई, और यहाँ से क्या शुरू हो गई, यहाँ से रप्चर हो गई, यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो गई। अब क्या होगा, जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही है, इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या आएंगे, प्लेटलेट्स आएंगे। यहाँ पर क्या आएंगे, प्लेटलेट्स आ गए। क्या आ गए यहाँ पर, जब इंजरी हुई तो क्या आ गए, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स किस लिए आए, ताकि यहाँ पर जो है वो इसको, ब्लीडिंग को रोकें, ब्लीडिंग को रोकें और दोबारा यहाँ पर नए सेल्स बनाकर ये जो इंजर्ड हुई थी जगह उसको दोबारा जो है वो हील करें। प्लेटलेट्स यहाँ पर आए। अब ये प्लेटलेट्स क्या करेंगे, ये प्लेटलेट्स एक केमिकल सिक्रीट करेंगे। ये प्लेटलेट्स बेसिकली क्या करेंगे, प्लेटलेट्स एडहिर हो जाएंगे पहले तो साइट ऑफ रिलीज ऑफ केमिकल, फिर यहाँ पर जो है वो इस जगह पर जहाँ पर ब्लीडिंग हुई है वहां पर क्या हुआ है, अटैच हो गए। फिर ये क्या रिलीज करेंगे, ये रिलीज करेंगे केमिकल, कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे। और वो केमिकल क्या करेंगे, अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स। और ये किसको अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स। यानी यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे से फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर 100 प्लेटलेट्स आ गए और ये इसको क्लॉट कर रहे हैं, लेकिन ये केमिकल रिलीज करेंगे। और वो केमिकल क्या करेगा, दूसरे जो ब्लड में प्लेटलेट्स घूम रहे हैं उन प्लेटलेट्स को भी कहाँ अट्रैक्ट करेगा, इस साइड वाले। यानी आपकी बॉडी में जिस जगह पर इंजरी हुई है वहां प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं, वैसे ही नॉर्मली बढ़ रहे हैं, लेकिन प्लेटलेट्स एक केमिकल रिलीज करा के मजीद प्लेटलेट्स को वहां पर बढ़ा बुला रहा है, मजीद प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स को वहां पर बुला रहा है। यानी एक जगह पे प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन वैसे ही हाई है, और ये मजीद क्या कर रहा है, मजीद उसको क्या कर रहा है, हाई कर रहा है। तो एक चीज बढ़ रही है उसको मजीद बढ़ा रहा है, तो ये कौन सी फीडबैक होगी, ये होगी पॉजिटिव फीडबैक। ये कौन सी वाली फीडबैक हो गई, पॉजिटिव फीडबैक। ये पॉजिटिव फीडबैक तो हमारे लिए फायदेमंद है ना, फायदेमंद है ना ये पॉजिटिव फीडबैक। इससे हमारा ब्लड जो है वो जल्दी क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, और जल्दी क्या होगी, हीलिंग होगी। अब एक और मिसाल देता हूँ पॉजिटिव फीडबैक की, जो आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन मैं चलन दे देता हूँ आपको, जो नुकसानदेह भी हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे ये आपका, आपके जो डब्लू, आपके बॉडी के अंदर कोई पैथोजिन गया है, कोई बैक्टीरिया गया, तो ये रिलीज करता है एक केमिकल जिसको हम कहते हैं पायरोजिन। एक केमिकल रिलीज कर रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं पायरोजिन। और पायरोजिन क्या करता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। 37 हो गया, अब थोड़ा सा 38 कर दिया या थोड़ा बढ़ाया। क्यों ये पायरोजिन इस बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाएगा, ये पैथोजिन क्यों बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ताकि ये ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा तो इस पे इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन जो WBCs होते हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल्स, ये भी फिर एक केमिकल रिलीज करना शुरू कर देते हैं। और वो क्या करता है, वो इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है बॉडी के टेम्परेचर को, 39 और 40 तक ले जाता है। यानी एक चीज बढ़ रही है और बॉडी मजीद उसको बढ़ा रही है। ये WBC इस वजह से बढ़ाते हैं ताकि ये पैथोजिन ज्यादा टेम्परेचर की वजह से खत्म हो जाए। लेकिन अगर ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि हमारे एंजाइम सही तरह काम नहीं करेंगे। तो एक चीज बढ़ रही है उसको मजीद बढ़ाया जा रहा है, तो ये कौन सी, किसकी एग्जाम्पल हो गई, ये हो गई पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल। पॉजिटिव फीडबैक हमारे लिए फायदेमंद भी होता है, लेकिन कभी कभी हमें ये इसकी वजह से क्या हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है। जैसे हीट स्ट्रोक होता है, लू लग जाती है, तो उसमें भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, वैसे मजीद फिर उसको बढ़ जाता है, बॉडी मजीद उसको बढ़ा देती है। नेगेटिव फीडबैक जो है वो, अब हम नेगेटिव फीडबैक की एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक के अंदर हम देखें तो हमारे बॉडी का एक टेम्परेचर का एक सेट पॉइंट होता है। जो सेट पॉइंट क्या है, हमारे पास सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेल्सियस। अब क्या है कि अगर सेट पॉइंट से इंक्रीज हो गया बॉडी का टेम्परेचर, तो मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा एक सिस्टम है, रिसेप्टर मैसेज देगा किसको, रिसेप्टर से मैसेज ब्रेन की तरफ जाएगा, ब्रेन मैसेज देगा इफेक्टर को। और 37 से दोबारा किस पर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, 37 से बढ़ा, लेकिन क्या किया, बॉडी का टेम्परेचर दोबारा उसने मेंटेन कर दिया, यानी दोबारा सेट पॉइंट पर आ गया। तो इसको कौन सा फीडबैक कहेंगे, इसको कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। एक चीज़ बढ़ रही थी, उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। और अगर कम होगा बॉडी का टेम्परेचर, जैसे सर्दियों में कम हो रहा होता है,
सर्दियों में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम भी होता है। तो जब कम होता है तो बॉडी का एक मैकेनिज्म जो होम्योस्टेसिस जब काम करती है तो वो क्या करता है, अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसको दोबारा ज्यादा कर कर कितने पे ले आता है, दोबारा 37 पे ले आता है। तो ये भी कौन सा फीडबैक है, ये भी नेगेटिव फीडबैक है। अच्छा, इसके बाद जो ज्यादातर नेगेटिव फीडबैक हमारे लिए उसके फायदेमंद ही होता है। इसी तरह ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ रहा होता है तो उसको भी नॉर्मल पे ले आता है, कम हो रहा होता है तो भी उसको कहाँ पर लेकर आ जाता है, नॉर्मल पर लेकर आ जाता है। तो ये हमने बात कर ली पॉजिटिव फीडबैक की और नेगेटिव फीडबैक की। इसके बाद जो हमने देखना था ओस्मो, तीन एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ओस्मो रेगुलेशन, फिर बात करेंगे एक्सक्रीशन की, और उसके बाद बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन की। तो हमने बात करनी है किसकी आज, ओस्मो रेगुलेशन की। तो रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ऑफ द बॉडी, सिंपली हम कहेंगे कि वाटर और मिनरल जो बॉडी के अंदर हमारे हैं उनको रेगुलेट रखने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जो है बेसिकली ओस्मो रेगुलेशन। अच्छा, ओस्मो रेगुलेशन की बेस पे हम एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक ओस्मो कन्फर्मर और एक ओस्मो रेगुलेटर। तो पहले जरा देख लेते हैं कि ये रेगुलेटर और कन्फर्म, रेगुलेट का मतलब क्या है बायोलॉजी की टर्म में, और कन्फर्म का मतलब क्या है। रेगुलेट का मतलब होता है टू मेंटेन एनी कांस्टेंट कंडीशन, टू मेंटेन एनी कांस्टेंट कंडीशन, किसी भी कांस्टेंट कंडीशन को मेंटेन रखना। अब ये कांस्टेंट कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे वाटर है, वाटर को बॉडी में कांस्टेंट कंडीशन में रखना। अगर 85% है बॉडी में, बॉडी के टिश्यूज में, तो इसको 85 ही रखना, ना बढ़ने देना ना कम होने देना। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रेगुलेट करना। अब इसी तरीके से वाटर के अंदर जो सोल्यूट हैं, उन मिनरल्स जो हमारी बॉडी में, ना उनको बढ़ने देना ना उनको कम होने देना, तो ये क्या है, ये रेगुलेट करना है। और इसी तरीके से टेम्परेचर को भी ना बढ़ने देना ना कम होने देना। तो मेंटेन एनी कंडीशन कांस्टेंट, किसी भी कंडीशन को क्या रखना, एक कांस्टेंट कंडीशन रखना। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेगुलेट। यानी उसको क्या रखना, रेगुलेट रखना, रेगुलेशन करनी उसकी। और कंफर्म का मतलब क्या होता है, ये तो रेगुलेशन हो गया। कंफर्म का मतलब क्या होता है, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग के मुताबिक उसको क्या करना, एडजस्ट करना। अब मिसाल के तौर पर, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर बाहर का टेम्परेचर 40 है तो बॉडी का टेम्परेचर भी 40 हो जाए, यानी जितना सराउंडिंग में जितना है उतना ही अंदर भी हो गया। अगर बाहर वाटर 95 है तो बॉडी के अंदर भी वाटर 95 हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कन्फर्म। जैसी मतलब बाहर की इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने अंदर के उसको इन्वायरमेंट को कर लेना, ये कंफर्म कर है। और बाहर के इन्वायरमेंट के मुताबिक ना रखना, अपनी एक कांस्टेंट कंडीशन रखना, तो वो क्या है, वो है रेगुलेट। तो अब इसी बेस पर एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक हो गए आपके ओस्मो रेगुलेटर और एक कौन से हो गए, ओस्मो कन्फर्मर। अब बात समझ आ गई होगी, ओस्मो कन्फर्मर कौन से हैं और ओस्मो रेगुलेटर कौन से हैं। तो ओस्मो कन्फर्मर वो एनिमल्स होते हैं जिनमें इंटरनल बॉडी सॉल्यूट, ओस्मो कन्फर्मर कौन से होते हैं, अगर हम उनकी बॉडी के सॉल्यूट की बात करें और वाटर की बात करें, तो इंटरनल जो बॉडी सॉल्यूट हैं प्लस वाटर, वो इक्वल होता है एक्सटर्नल बॉडी सॉल्यूट प्लस वाटर। यानी जितना वाटर, मिसाल के तौर पर अगर ये कोई एक एनिमल है, अगर बाहर वाटर 65% है तो अंदर भी वाटर 65%। अगर बाहर वाटर जो है वो, बाहर अगर सॉल्यूट 35% है तो अंदर भी 35%, यानी बाहर और अंदर बिल्कुल इक्वल। तो ये कंडीशन कौन सी होगी, इनकी कंडीशन होती है आइसोटोनिक। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक कहते हैं। ये ऐसे एनिमल ज्यादातर ओस्मो कन्फर्मर हमें ज्यादातर कहाँ मिलते हैं, ये ज्यादातर मेरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो कहाँ मिलेंगे, ये समंदर में मिलते हैं। और ये ज्यादातर सॉलिनिटी पे सरवाइव कर लेते हैं, ज्यादातर हाई सॉलिनिटी पे, यहाँ से सॉल्ट ज्यादा होता है वहाँ पर ये सरवाइव कर सकते हैं। कैसे करते हैं इसको तो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो सिर्फ हम इनमें फर्क देख रहे हैं। अच्छा, ओस्मो रेगुलेटर कौन से होते हैं, ओस्मो रेगुलेटर जो होते हैं ये इनकी मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट। अब कैसे इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रखते हैं, मिसाल के तौर पे ये एक
फ्रेश वाटर फिश है। बाहर फ्रेश वाटर कितना है? 95%। लेकिन इनके अंदर वाटर कितना है? 65। अब अगर ये, अब ये इस जगह पर भी जहाँ पर बाहर की इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा है, अंदर कम है, लेकिन ये अपने अंदर के वाटर को 65 ही रखेगी। इसने अपने अंदर की इन्वायरमेंट को क्या रखना है, इसमें वाटर या सॉल्ट जितने भी, उसको 65 रखना है। बाहर 95% वाटर है और 5% सॉल्ट, लेकिन इसने अपने अंदर के वाटर को और सॉल्ट को कितने रखना है? 65% वाटर रखना है, इसने 35% सॉल्ट। तो अब ये ये इसको रेगुलेट करेगी। अब किस तरह से रेगुलेट करेगी ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन बात मुझे समझाने का मकसद ये था कि ये अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखती है। ऐसा नहीं है कि बाहर 95% वाटर है तो इसका भी 95% हो जाए, बाहर 5% सॉल्ट है तो इसका भी सॉल्ट 5% हो जाए। इसने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना है। तो इनको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेटर। या अगर मिसाल के तौर पे कोई फिश ऐसी है कि समंदर में जो कुछ फिश ऐसी हैं, 65% बाहर का जो है वो इन्वायरमेंट है, वाटर है, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर वाटर कितना है? 85। तो उसको वो किस तरह से, अब वो अपने अंदर की इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखेगी 85। भले बाहर 65 हो जाए, बाहर 60 हो जाए, लेकिन अपनी इन्वायरमेंट में उसने कितना रखना है? 85। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? जो रेगुलेट करते हैं, जो क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन, उनको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो रेगुलेटर सिर्फ मैरीन मैरीन वाटर में भी होते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर भी होते हैं और जमीन पर भी होते हैं। कैसे करते हैं ऑस्मो रेगुलेट, इसको हम बाद में बात करेंगे। और कैन सर्वाइव इन नॉर्म नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, यानी बहुत ज्यादा सैलाइन इन्वायरमेंट में ये नहीं होते, कम उसको जो है पे सर्वाइव कर पाते हैं। कि जब मैं आगे आपको बताऊंगा कि ओस्मो कन्फर्मर और ओस्मो, ये ओस्मो कन्फर्मर की तो हम ज़्यादा बात करेंगे ही नहीं है, तो जितनी बाहर की इन्वायरमेंट वही अंदर की। और ओस्मो कन्फर्मर तो ऐसा कोई इनको प्रॉब्लम होता भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है नेचर के अंदर ये चीज़, इक्विलिब्रियम तो एक नेचर का पार्ट है। ऑस्मोसिस में आपने पढ़ा होगा, जिस तरह अगर आप एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें अगर आप इस तरफ 85% वाटर लो और 15% सॉल्यूट ले लो, और इस तरफ आप ले लो 65% वाटर और 30% सॉल्यूट। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? वाटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यहाँ से ऊपर की तरफ, और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर दोनों तरफ वाटर, ये ए साइड और बी साइड पर वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बिल्कुल क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। दोनों तरफ क्या हो जाएगी? इक्वल होगी। ये तो नेचर का उसूल है। डिफ्यूजन के जरिए या ऑस्मोसिस जो होती हैं वो क्या कर लेती हैं? इसको इक्वल कर देती हैं। तो ऑस्मो कन्फर्मर में तो यही सेम प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं वो इससे हटकर भी कुछ काम करते हैं अपनी बॉडी के टेम्पर के, उसको वाटर और सॉल्यूट को मेंटेन रखने के लिए। उसको हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी आपका कोई क्वेश्चन हो तो लें, क्योंकि आज फिलहाल मैं इतनी क्लास लूंगा क्योंकि अभी क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। आगे फिर मैं जो हूँ, हो सकता है फिर